The Business Leader with संदीप अखिल। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आप हमारे साथ देख रहे हैं द बिजनेस लीडर। द बिजनेस लीडर में आज हमारे साथ हैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर संदीप दवे जी। तो पहले रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल की रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की धरती पर जब भी चिकित्सा सेवा और मानवता की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर संदीप दवे का। मिनिमल एक्सेस सर्जरी के अग्रदूत और गरीब के सच्चे हमदर्द डॉक्टर दवे पिछले 36 वर्षों से निरंतर सेवा कर रहे हैं। साल 1961 में एक साधारण शिक्षा प्रेमी परिवार में जन्मे डॉक्टर दवे ने 19 जुलाई 1952 को उन्होंने रामकृष्ण सर्जिकल नर्सिंग होम की स्थापना की, जिसे उन्होंने पैसा कमाने का साधन नहीं बल्कि समाज की सेवा का केंद्र बनाया। वे अब तक 1 लाख से अधिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, 10,000 ओपन सर्जरी और 500 से अधिक रोबोटिक सर्जरी कर चुके हैं। हर दिन एक निःशुल्क सर्जरी गरीब मरीजों के लिए करना उनका नियम है। उनका जीवन हर उस डॉक्टर के लिए प्रेरणा है जो चिकित्सा को केवल पेशा नहीं बल्कि सेवा मानता है। तो आइए मिलते हैं मानवता और चिकित्सा सेवा के ध्वजवाहक डॉक्टर संदीप दवे से। बातों की शुरुआत करते हैं डॉक्टर संदीप दवे जी से। दवे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बात की शुरुआत करते हैं। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल आज मध्य भारत में एक बड़ा नाम है, लेकिन इसकी शुरुआत एक छोटे से सपने से हुई थी। उसके बारे में आप हमें बताएं। मेरी पढ़ाई पूरी छत्तीसगढ़ में हुई। मैंने एमएस सर्जरी रायपुर मेडिकल कॉलेज से ही करी और 1990 में मैं स्मृति पॉलीक्लिनिक छोटापारा मस्जिद में डॉक्टर राजेश त्रिवेदी के साथ में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की थी। वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ था और 1992 में बुढ़ापारा में एक 15 बिस्तर का छोटा सा नर्सिंग होम मैंने शुरू किया, रामकृष्ण सर्जिकल नर्सिंग होम के नाम से। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई। मैं नई टेक्नोलॉजी का बहुत प्रेमी था। 1994 में मैंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरू की जी। और ऐसे दुर्लभ ऑपरेशन या कठिन ऑपरेशन जो कि कोई सोच नहीं सकता था लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से करने का, उनको भी करने का प्रयास भी किया और अच्छा रिजल्ट भी देने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक सफल भी रहा। सन 2002 में वो एक अक्षय तृतीया का दिन था जब मेरी श्रीमती जी ने मुझे सुबह एक सरप्राइज दिया और उन्होंने कहा कि भाई आज भूमि पूजन करना है और ये भूमि पूजन मैंने एक जमीन लेके रखी है पचपेड़ी नाका में, उसमें हमको नींव डालनी है अस्पताल की, बड़े अस्पताल की। तो उस दिन पहली बार मुझे पता चला कि हम एक नए जगह पे जाना चाह रहे हैं और उस प्रकार से हमने उस दिन भूमि पूजन किया और 17 अक्टूबर 2004 को रामकृष्ण के सर्जिकल नर्सिंग होम बुढ़ापारा से पचपेड़ी नाका में शिफ्ट हुआ। उसके बाद 2007 में मैं केयर के साथ जुड़ा क्योंकि 2007 के आते आते तक के ये समझ में आ गया था कि अगर हमको आगे बढ़ना है और आगे और नई टेक्नोलॉजी लाना है तो किसी कॉर्पोरेट घराने का सहयोग या किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का सहयोग हमें ज़रूरी रहेगा। उस वक्त बातचीत मैंने फोर्टिस, अपोलो सबसे की थी जी। पर उस वक्त मुझे केयर जो था वो लगा कि जो मेरी सोच है और उनकी सोच है वो लगभग मेल खाती है। वो भी डॉक्टरों के द्वारा बनाया गया एक अस्पताल है, एक ग्रुप है, भले ही कॉर्पोरेट है पर डॉक्टरों के द्वारा ही संचालित ग्रुप है। उसमें उस वक्त कोई इन्वेस्टर या इस प्रकार के लोग नहीं होते थे और जो भी लोग थे जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था केयर ग्रुप में वो सब उनके दोस्त थे। उनमें से एक बड़ा नाम था राकेश झुंझुनवाला। उनके सहयोग से हम लोग केयर ग्रुप के सहयोग से हमारे यहाँ कैथ लैब पहली आई और कार्डियक सर्विसेज और ये सब सर्विसेज हमारे यहाँ शुरू हुई और सुपर स्पेशलिटी सही मायने में 2007 में मैं शुरू कर पाया, जिसमें न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी, बहुत सारी दीगर ब्रांचेस जो थी वो सब हम शुरू कर पाए। प्लास्टिक सर्जरीज हुआ, कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज हुई। अपनी फील्ड में तो मैं आगे बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे सफर जारी रहा और आज मैं
मुझे अच्छा लगता है जब मैं आपको बताता हूं कि हम छत्तीसगढ़ के अग्रणी अस्पतालों में से एक हैं, जहां पर आपको पैर के नाखून से लेके सिर तक के, ब्रेन के ट्यूमर तक के ऑपरेशन, इलाज सब कुछ संभव है। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल जो है वो कहा जाता है कि अत्याधुनिक हॉस्पिटल है, सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। छत्तीसगढ़ ही नहीं, उड़ीसा और दीगर राज्य ने, मध्य प्रदेश जो हमारे से लगे हुए राज्य हैं, वहाँ के भी जो मरीज यहाँ तक पहुँचते हैं। तो आपने किस तरीके से इसकी प्लानिंग की, दूसरे राज्यों में भी रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल जो है उसकी ख्याति हो या इस तरीके का इलाज होता है, उसके बारे में उनको पता चले? देखिए, मेरा बहुत सारा कार्य जो है ना माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से हुआ है, और मैंने बहुत ज़्यादा कार्य इस प्रकार का नहीं किया था। कम से कम 2012-2015 तक के मुझे नहीं मालूम था कि सेल्स और मार्केटिंग भी कोई चीज़ होती है। मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बता रहा हूँ, 2012-15 तक के मैं ये जानता भी नहीं था कि कोई सेल्स मार्केटिंग होती है। मेरा माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से बहुत अच्छा काम चल रहा था, और हम सब जितने भी मेरी टीम में जुड़े हुए सदस्य हैं वो सब के सब काफ़ी मेहनती हैं, और हम सिर्फ एक ही काम करते थे कि जो हम अच्छा काम करते थे उसको लोगों को बताने के लिए डॉक्टरों के बीच में या मरीजों के बीच में हम जाते थे। शुरुआत में जब मैंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरू की थी तो मैं उस सर्जरी को, जैसे इस कमरे में हम बैठे हुए हैं यहाँ पर टीवी पे, उनको लाइव सर्जरी उनके मरीज के रिश्तेदारों को बुलाता था, दिखलाता था कि आप ये देखिए कि अब दूरबीन से किस प्रकार से कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। तो मेरा यही विश्वास था कि जो प्रचार प्रसार आपका, एक मरीज जो ठीक होके जाता है वो जो जितना प्रचार प्रसार करता है उससे अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता, और उन्हीं के ऊपर मेरा पूरा का पूरा भरोसा था। दूसरा जो तरीका था मेरा लोगों तक पहुंचने का, वो यह था कि मैं साल में 2 या 3 बार कुछ इस प्रकार की वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंसेज अपने अस्पताल में करता था, जिससे कि हम हमारे अस्पताल में क्या क्या कर रहे हैं कार्य, उसके बारे में भी अवगत करा सकें लोगों से। कुछ सीएमईज करते थे, कुछ डॉक्टरों से मिलते थे, कुछ उनको बताते थे कि हम इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, और अब आपको दिल्ली, बम्बई या बाहर के किसी बाहर के शहर में भेजने का कि पहले एक बार जरूर हमारे पास भी भेज के देख लें, और अगर आपको लगता है कि आपका मरीज संतुष्ट आपके पास वापस लौटा है तो आप हमारे पास में आगे भविष्य में भी मरीज भेज सकते। कदम सोच सोच के, चुन चुन के, धीरे धीरे बढ़ाते गए। एक दिन में नहीं बना। आज छत्तीसगढ़ में 36 साल हो गए चिकित्सा जगत से जुड़े हुए, और इन 36 सालों में कोशिश की है कि जो बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी आज की तारीख में उपलब्ध है, चाहे वो अमेरिका का वॉशिंगटन हो, चाहे हिंदुस्तान का मुंबई हो, वो सब की सब टेक्नोलॉजी आज की तारीख में रामकृष्ण केयर में मैंने ला के रखी है। मुझे ध्यान आता है देवदूत करके भी आपने एक अभियान चला था, और एक बहुत जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। तो इसका कहा जाए कि प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कि कैसे इंस्पायर हुआ कि इस तरीके से होना चाहिए, सड़क किनारे या कोई घटना दुर्घटना हो जाती है उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना एक अपने आप में आप उनके लिए देवदूत हैं। तो कैसे आपने लोगों को समझाया और इसकी प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, देवदूत अभियान जो चलाया था वो एक व्यक्ति मेरे पास में आए, रोहित करके थे, उनका नाम जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है रोहित था, और मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा था कि यार बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट हो जाते हैं हमारे यहाँ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और जब तक अस्पताल पहुँचते हैं तब तक बहुत देरी हो चुकी रहती है, और पब्लिक पुलिस की कार्यवाही और इन सब कार्यवाहियों से उस वक्त काफ़ी डरती थी कि यार हम काहे को झंझट में पड़े, गवाही देने जाओ, ये करो वो करो। तो हमने यही सोचा कि कुछ इस प्रकार का अभियान चलाया जाए कि भाई सड़क पे एक्सीडेंट हुआ पड़ा हुआ आदमी जिसके घर वालों को पता नहीं चला है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करें, ऐसे लोगों का सम्मान करें जो इनको अस्पताल पहुंचाते हैं। तो वहां से इस अभियान की शुरुआत हुई, और आज ये अभियान मेरे ख्याल से पुलिस, ट्रैफिक पुलिस विभाग भी किसी हद तक चलाता है और उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इस सड़क पे चलते हुए किसी भी सुनसान इलाके में भी अगर कोई व्यक्ति गिरा है तो उसके प्रति समाज की जवाबदारी बनती है, और अस्पतालों की भी जवाबदारी बनती है। और सबसे अच्छी बात यह जो मुझे लगता है कि आज की तारीख में सरकार ने सब अस्पतालों को निर्देशित कर दिया है कि भाई शुरू के 2 या 3 दिन तक का जो कुछ भी इलाज है
उसको सरकार वहन करेगी। और इसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से अगर होता है, क्योंकि सरकारें कहती कुछ हैं और एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं वो फेल खा जाती हैं, तो अगर इसका एग्जीक्यूशन सही होता है तो डेफिनेटली सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले मरीजों का इलाज पैसों के अभाव में प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं रुकेगा। किसी भी संस्था को कॉर्पोरेट बनाना बड़ा एक जटिल प्रक्रिया होती है कि भाई इसको कॉर्पोरेट का रूप देना, क्योंकि वैसा कल्चर आपको डेवलप करना पड़ता है। रामकृष्ण से रामकृष्ण केयर की जब यात्रा हुई तो उसको जो आपने कॉर्पोरेट कल्चर दिया, तो उसके लिए क्या क्या आप लोगों ने वर्किंग किया, क्योंकि वैसे स्टाफ भी चाहिए, वैसे वर्किंग हैंड्स चाहिए जो उस तरीके से आपके कामों को जो डॉक्टर संदीप दवे सोचते हैं उसे आगे बढ़ा सकें। मैंने इसको बहुत सरल रखा अखिल भाई, मैं सीधी सच्ची बात बताता हूँ कि कॉर्पोरेट नाम जरूर हुआ, कॉर्पोरेट अस्पताल जरूर हुआ, पर मैं छत्तीसगढ़ को क्योंकि बहुत अच्छे से जानता था और समझता हूँ, आज भी जानता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे ये लगा कि अगर मैं कॉर्पोरेट का पूरा कल्चर इस अस्पताल को दे दूंगा तो मेरे छत्तीसगढ़ के मरीजों के लिए मैं डेफिनेटली उतना एक्सेसिबल नहीं रह जाऊंगा। इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ के हिसाब से इसको कॉर्पोरेट किया। कुछ डिसिप्लिन लाए, कुछ स्टाफ के प्रति उनकी जवाबदारियां निर्धारित करी, मरीज के प्रति, मरीज के रिश्तेदारों के प्रति कुछ ऐसे सिस्टम या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लागू किए जिससे कि चीजें ट्रांसपेरेंट रहें, क्लियर रहें। प्रयास ये था कि आप कॉर्पोरेट होते हुए भी नॉन कॉर्पोरेट के रूप में काम करो। बहुत अलग बात है जी। आप, क्योंकि आपको बताऊं, एक पर्सनल टच जब तक अस्पताल में मरीज को पर्सनल टच जब तक नहीं मिलता है तब तक मरीज संतुष्ट नहीं होता। पर्सनल टच उसको डॉक्टर से भी चाहिए, उसको नर्सिंग से भी चाहिए। एक मरीज अगर मृत्यु के द्वार पर खड़ा है तो उसके रिश्तेदार जिस स्ट्रेस से गुजरते हैं वो वही समझ सकता है जो कभी रिश्तेदार बन के खड़ा हुआ हो या कभी मरीज बना हो, तभी वो उन समस्याओं से अवगत हो सकता है। तो मुझे यही लगा कि अगर मैं इसको जितना सरल रखूंगा जी, कम से कम मेरे मरीजों के प्रति उतना ही बेहतर होगा। रामकृष्ण हॉस्पिटल में अभी कितने लोग जो है काम करते हैं, कितना बड़ा स्टाफ है यहाँ पर? इस वक्त मेरे अस्पताल में 1800 लोग काम करते हैं। बड़ी बात। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक मेजर फैक्ट्री के बराबर वर्कफोर्स है जो कि अस्पताल को 24 घंटे 7 दिन 365 दिन चलाती है पूरे साल। एक दिन 1 मिनट के लिए भी हम अपने अस्पताल को बंद नहीं कर सकते। जिस प्रकार से आप भिलाई स्टील प्लांट को एक दिन 1 मिनट के लिए बंद नहीं कर सकते, उसी प्रकार से हम अपने अस्पताल को भी 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं कर सकते। इमरजेंसी किसी भी वक्त आ सकती है, समस्याएं किसी भी वक्त आ सकती हैं और आपको उसी वक्त आके समस्याओं का निराकरण करना जरूरी है। 36 साल हो गए आपको जी सर्जन के तौर पर, कितने ऑपरेशन अब तक कर लिए होंगे आप? मैंने गिनना छोड़ दिया अखिल भाई। मैं अब ये रिकॉर्ड रखना बंद कर दिया, पर जब आखिरी गिनती थी तो वो 1.5 लाख के ऊपर चली गई थी। बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल कोई छत्तीसगढ़ में आसपास कोई इतना नहीं मुझे किया होगा। आज के समय में सबसे बड़ी बात जो टच की आप बात कर रहे थे, कहीं न कहीं पर्सनल टच की हम बात करते हैं, परंतु धीरे धीरे ऐसा देखा जा रहा है कि चिकित्सक और मरीज के बीच थोड़ी दूरियां आती जा रही हैं, कि अविश्वास की भावना पैदा हो रही है। इसके लिए आप क्या प्रयास करें, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा रही है 36 वर्षों की, कि एक विश्वास कायम रहे। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल इस विश्वास को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं? हम मरीजों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनके रिश्तेदारों को संतुष्ट रखने की कोशिश करते हैं। उनके बीच में आजकल जो नया मैंने शुरू किया है और कि विभिन्न जो भी समाज हैं उनके बीच में जाके उनकी सामाजिक जो परेशानियां हैं, जो हेल्थ से जुड़ी परेशानियां हैं, उनके बारे में जानने के लिए हम कैंप करते हैं, अपने चिकित्सकों को वहाँ पर भेजते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे आज की तारीख में प्रॉब्लम लग रही है वो है कि हर कोई बहुत तेज भागना चाह रहा है। ठीक है, हर कोई, चाहे वो चिकित्सक भी क्यों ना, वो एक आइडल अपने सामने रख लेता है। ठीक है, क्या मान लो कोई जूनियर डॉक्टर, जूनियर सर्जन आया है फील्ड में, उसको मैं दिखता हूँ, मेरे को भी कोई दिखा होगा। बहुत सारे मेरे जो गुरु और थे जो प्रैक्टिस में थे उस वक्त, उनको मैं आइडल मानता था। नाम भी बता दें हमारे दर्शकों। डॉक्टर DS तिवारी थे, डॉक्टर प्रदीप पांडे थे, डॉक्टर RS शर्मा थे। तो ये सब दिग्गज थे उस समय के।
तो उनके सामने अपना काम, अपना नाम बढ़ाना बढ़ाना एक चैलेंज था। पर कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगे रहना मरीज के लिए, यही एक था जिसने मुझे जिताया। यही एक चीज थी जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया। मैं अपने हर जूनियर आदमी को, हर जूनियर चिकित्सक को सिर्फ एक सलाह देना चाहता हूँ, आप सफल होगे। समय लगता है हर चीज को, हर सफलता को पाने में आप ये मत कोशिश कीजिए कि जो सफलता मैंने 36 साल में प्राप्त की है उसको आप 6 महीने में प्राप्त कर लो या 1 साल में प्राप्त कर लो। उतना समय, उतना धीरज रखिए, उतना धैर्य रखिए, अपने मरीज के साथ में मिल के काम करिए और अपने ज्ञान को जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही आप उन्नत होते जाएंगे, उतना ही आप मरीजों का इलाज बेहतर कर पाएंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं, क्योंकि रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, तो अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपकी संस्था क्या क्या काम कर रही है? हम विभिन्न क्षेत्रों में जाके कैंप कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मैंने सेना के फंड में भी दान दिया। मैं बहुत सारे मरीजों का इलाज भी फ्री में आज की तारीख में करता हूँ और बहुत सारी संस्थाओं में हम दान भी प्रदान करते हैं। कुछ साल पहले मैंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ स्कूलों में शौचालय भी बनवाए थे और ये वो स्कूल थे जो दूरस्थ क्षेत्र में थे, जैसे गरियाबंद के आगे किसी गांव में जाके बनवा दिए थे। इस प्रकार के कार्य भी हमने काफी कुछ किए थे और करते रहते हैं। जो भी हमसे बन पड़ता है, स्कूलों में जाके बच्चों का चेकअप करना, ये सब कुछ करना, ये सब तो करते ही हैं। एक समय आता है कि कोई भी मरीज जब एडमिट होता है उसके दिमाग में सबसे बड़ा तनाव रहता है कि कितना खर्चा हो जाएगा। फिर एक बताया जाता है कि एक अमाउंट बताया जाता है कि इतना खर्चा होगा, लेकिन उसको भरोसा रहे कि हाँ इतना खर्चा होगा या इस तरीके से होगा और आपको ये चीज़ें मिलेंगी। वो भी एक प्रकार से एक अस्पताल की महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको मरीज को बताना, उसके परिजन को बताना बड़ा जरूरी होता है। उसके लिए क्या व्यवस्था है रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल करता है? देखिए, जब भी एक मरीज आता है, कोई भी मरीज मेरे अस्पताल में आया, मान लीजिए कि उसका कोई भी ऑपरेशन करना है या उसको आईसीयू में एडमिट करना है, तो उस मरीज को असेस करने के बाद में एक प्रक्रिया के तहत कि चलिए अब उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, इस स्थिति में है, या उसको डायलिसिस लगेगी कि नहीं लगेगी, तो उसकी कंडीशन के हिसाब से आपको ये खाका छिन बन जाता है कि यार एक अप्रॉक्सीमेटली खर्चा कितना प्रतिदिन आएगा। आप ये भी जानते हैं कि जिस प्रकार का अस्पताल हम चला रहे हैं उस प्रकार के अस्पताल में गंभीर मरीजों की संख्या कुछ बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, वो मरीज वेंटिलेटर पर भी है, वो मरीज डायलिसिस पे भी है, उस मरीज को हर प्रकार के लाइफ सपोर्ट सिस्टम लग रहे हैं। तो एक खर्चा है, उसका खर्चा 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति दिन के हिसाब से भी हो सकता है। अब समस्या यहाँ पर यह आती है कि कई सारे मरीज इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमारा प्रयास ये रहता है कि हम अब इस खर्चे को कितना कम कर सकते हैं बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए। देखिए, इलाज में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। इलाज में अगर कोई चीज लगनी है तो लगनी है, ठीक है। तो वो करने के लिए हमको जो कुछ भी करना पड़ता है, इवन कई बार ऐसी स्थिति आती है कि मैं मरीज को बोलता हूं, भैया इसकी दवाई जांच का खर्चा, कॉस्ट टू कॉस्ट, ये लागत के ऊपर भी मैं आपके मरीज का इलाज करूंगा, और मैं करता भी हूं। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि ये जवान व्यक्ति है, 25-30 साल का है, इस इलाज से बच सकता है, और देख के भी मालूम पड़ जाता है कि इसके घर वाले इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस वक्त उसकी जितनी सहायता अस्पताल कर सकता है करता है। एक रॉबिन हुड टाइप की आपको पॉलिसी अपनानी पड़ती है कि आपको कुछ लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं तो उनसे पूरा पैसा लीजिए, और जिनसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते उनको अगर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रीटमेंट भी अगर देना पड़े और अगर वो स्वस्थ होकर बाहर जा सकते हैं तो बिल्कुल प्रयास करिए। ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस मेरे पूरे स्टाफ को है। सारे अस्पताल की एक मरीज को आप, गंभीर मरीज को आप अस्पताल से जाने नहीं देंगे।
मरीज को 5 दिन हो जाता है अस्पताल में भर्ती हुए, 5 लाख 6 लाख रुपया खर्चा हो चुका है। उसके बाद में उसके रिश्तेदारों को लगता है कि साहब हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कि नहीं कर पाएंगे, तो भी हम रास्ते चुनते हैं कि हम उनका इलाज संभव करवा सकें, क्योंकि हमको अगर रिजल्ट की उम्मीद है तो हम उसका भरपूर इलाज करना चाहेंगे। पर जहाँ रिजल्ट की उम्मीद नहीं नजर आती है वहाँ पे मरीज को 15 मिनट भी हम एक्स्ट्रा रखने की कोशिश नहीं करेंगे। मरीज को ये भी समझना पड़ेगा, मरीज के रिश्तेदारों को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर डॉक्टर बोल रहा है कि इस मरीज की जिंदगी संभव नहीं है तो उसकी बात पे विश्वास करें, क्योंकि परिवार में और भी सदस्य हैं जिनकी जिंदगी आपकी आय पर निर्भर है। आप अपना घर, अपना खेत, अपनी दुकान बेच के एक ऐसे व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इमोशन, भावनाएं सब में होती है, मुझ में भी होंगी, पर किस कॉस्ट पर? तो मुझे कई बार लगता है कि, और मैं आपके माध्यम से आज अपने सारे छत्तीसगढ़ वासियों से एक ही विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि अपने मरीज की स्थिति के बारे में जानने का हक आपको भारत का संविधान देता है। आप पूरी चर्चा करें, पूरी समस्याओं को जानें और ये बहुत क्लियर रहे कि साहब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, आप कोशिश करके देख लीजिए। तो उससे एक अस्पताल को भी संतुष्टि रहेगी कि यार मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो बेहतर कर रहा हूँ और मरीज के हित में करने की कोशिश। छत्तीसगढ़ राज्य रजत जयंती वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को बने 25 वर्ष हो रहे हैं। ऐसे में क्योंकि आपने चिकित्सीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बढ़ते देखा है, 2000 से 2025 को कैसे देखते हैं आप? छत्तीसगढ़ और रायपुर खास करके एक हेल्थ हब बनता जा रहा। एक जमाना था कि हमारे यहाँ से मरीज नागपुर जाते थे या सेक्टर 9 अस्पताल भिलाई जाते थे। ये दो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जहां से हमारे मरीज जाते थे, और अगर यहाँ नहीं तो सीधा बंबई या कहीं और। आज अखिल जी मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास यूपी, बिहार, झारखंड जो कि दूरस्थ प्रदेश हैं, ये मेरे एडजॉइनिंग प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश, विदर्भ नहीं है, यहाँ छोड़ के भी यूपी वगैरह से भी मरीज रायपुर आ रहे हैं। अंतिम में मेरा प्रश्न ये है कि इतने व्यस्त रहते हैं आप, लगातार 36 वर्षों से आप समझिए 24 घंटे जो है लगे रहते हैं, तो आप अपने ऊपर या परिवार को कैसे समय दे पाते हैं, थोड़ा सा वो भी आप हमको बताएं। परिवार तो नाराज रहता है सर, परिवार को उतना समय नहीं दे पाया, उसका दुख मुझे आज भी है। बच्चों को या परिवार को उतना समय नहीं दे पाया। घर में मेरा रहना मुश्किल से, मैं सिर्फ शायद 36 वर्षों से सिर्फ सोने जाता हूँ। मेरा खाना भी यहीं होता है और नाश्ता भी यहीं होता है, सीधा सीधा शाम को जाता हूँ, रात को जाता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। साल में 1-2 छुट्टी जरूर मनाने की कोशिश करता हूँ। और बाकी जहाँ तक रह गया सवाल आपका परिवार के बाद में कि अपने ऊपर क्या, तो अपना मेरी जो जिंदगी है वो सुबह 4:30 बजे शुरू होती है। 4:30 बजे करीब उठ के मैं 5 बजे से एक्सरसाइज करना चालू करता हूँ। कुछ वॉकिंग रहती है, कुछ वेट ट्रेनिंग्स वगैरह करता हूँ, वो मेरा नियमित है। कुछ प्राणायाम करना रहता है क्योंकि मुझे सांस की तकलीफ है और मेरा ऑपरेशन भी बाहर बॉस्टन में हुआ है उसी को लेके, तो मुझे प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम आधा घंटा। उसको करना के बाद में मैं करीब 8 बजे जो अस्पताल से आता हूँ, तो जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं घर नहीं जाता। ये दिनचर्या मेरी 36 साल से चल रही है और ये दिनचर्या मृत्यु पर्यंत चलते रहे तो ज़्यादा। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रखे, आनंद में रखे, क्योंकि इतने लोगों की आपने जान बचाई और रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के माध्यम से आप कहीं ना कहीं एक सेवा भी कर रहे हैं। रामकृष्ण नाम क्यों रखा? ये मेरे स्वर्गवासी दादाजी का नाम है जी, और मेरे पिता की इच्छा थी कि उनके नाम पर अस्पताल हो, या मैं जो कोई भी बिजनेस करूं, किसी भी प्रकार, कहीं पे भी, कभी भी इन्वेस्टमेंट करूं,
तो मेरे पिताजी की इच्छा यही थी कि उसका नाम रामकृष्ण से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे कि हमारे परिवार की नींव हमारे दादा ने रखी है और उनके नाम से कुछ नहीं है, उनको कोई जानता भी नहीं है। जबकि हम पूरे परिवार को बनाने में मेरे पिताजी का ये मानना था कि अगर वो नहीं रहते तो हमारा परिवार आज जिस स्थिति में, क्योंकि मेरे पिताजी सिर्फ एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल रहे, टीचर से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, फिर प्रिंसिपल रहे, फिर जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन के रूप में रिटायर हुए थे। और मेरे दादाजी छोटी मोटी उस जमाने में जो खेती बाड़ी होती थी वो खेती बाड़ी करते 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 उन्होंने, और आज भी हमारी खेती है, तो वो उनके नाम से मेरे को करने का उनका आदेश था और जिसका पालन करना मेरा फर्ज था। मेरा बेटा चाहता है कि वो अपने दादा के नाम से कुछ करे। अच्छा, तो वो अपने दादा के नाम से, अपनी दादी के नाम से कुछ करना चाहता है। वो जब करना चाहेगा, जब खोलना चाहेगा, मेरे से जो सहयोग हो सकेगा मैं करूँगा। बहुत अच्छा। अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के लोगों को, क्योंकि वो भी आपसे बड़ा स्नेह करते हैं और आप उनसे भी बहुत स्नेह करते हैं। छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष रजत जयंती वर्ष में प्रवेश के लिए तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की सारी जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हम सब ने मिलकर छत्तीसगढ़ को आज युवा अवस्था में पहुंचाया। इस युवा अवस्था में पहुंचाने के बाद में अगर हम सब मिलके प्रयास करेंगे तो हम इस देश के सबसे उन्नत राज्य हो सकते हैं। हमारे प्रदेश में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड हो, चाहे वो मिनरल हो, चाहे पावर हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे लोग हो। हमारे लोग बहुत सीधे हैं। हम सबको मिलकर छत्तीसगढ़ को ऊपर उठाना है और एक अग्रणी राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात का नाम होता है, उन सबको पीछे छोड़ना है। और ये तभी संभव है जब हम सब मिलकर कार्य करें। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां हम एक दूसरे की समस्याओं के लिए खड़े हो सकें, कार्य कर सकें। एक उन्नत राज्य आज से, आप जब, मैं उस वक्त तो शायद जीवित नहीं रहूंगा जब स्वर्ण जयंती होगी, या पर ऊपर से जहां कहीं भी रहूं वहां से ये जरूर उम्मीद करता हूं कि स्वर्ण जयंती के समय छत्तीसगढ़ की हम सबसे उन्नत राज्य जरूर होंगे, क्योंकि हमारे पास में किसी बात की कोई कमी नहीं। बहुत अच्छी बात डॉक्टर संदीप दवे जी ने की। हमारे साथ थे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर संदीप दवे जी। दवे जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। The Business Leader with Sandeep Bakhil.